चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले बेमेतरा जिला के बारे में। और बेमेतरा जिला को जो है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे बाकी जिलों को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बेमेतरा जिला जो है इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2012। जिले से क्या संबंध होता है पहले ये समझिएगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट को जब गठन किया जाता है उसका क्या संबंध है। एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट जब हम बोलते हैं ना एक जिला बन गया, तो क्या बना, जिला क्या है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा कि जो जिला होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं राजस्व जिला, रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो राजस्व जिला या रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होता है बेसिकली क्या होता है समझिएगा। तो ये पहले जैसे देखिए जनरली आप ये देखेंगे ना कि ये जो जिला है ये पहले एक तहसील या कोई अन्य इकाइयां हुआ करती होंगी, कोई ऐसा यूनिट हो रहा होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आता होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे आधार पर समझिएगा कि धीरे धीरे जब पायदान या जनसंख्या या पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा तो उस क्षेत्र में टैक्स कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता पड़ती है जहां से उसका जो प्रमाण है, जो मुख्यालय है, वो आगे की तरफ उसको कंटिन्यू करे, ठीक है। ऐसे समझिएगा, जैसे आप ये समझिए कि अगर हम एक छोटी इकाइयों को देखें तो जैसे हम बोलते हैं पटवारी, पटवारी गांव में होता है, गांव का पटवारी होता है, लेकिन गांव में एक पर्टिकुलर एक सर्कल होता है जिसे बोलते हैं हल्का, यानी पटवारी का हल्का होता है, ठीक है। आपने सुना होगा हल्का नंबर, ठीक है। पटवारी का जब भी साइन होता है वो अपना नंबर डालता है, 25 नंबर है मेरा हल्का नंबर, है ना। उसके ऊपर होता है, पटवारी के ऊपर कौन होता है, आरआई, रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, ये रिवेन्यू को चेक करता है। आरआई के ऊपर होता है तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार क्या कर रहा है, तहसील को मैनेज कर रहा है वहां का, ठीक है। और तहसीलदार के ऊपर होता है, याद रखिएगा, देखिए अब इसकी जो लिस्ट है ना इसमें आपका आता है एक व्यक्ति इस तहसीलदार के अंतर्गत, ठीक है। तो तहसीलदार का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा, ये होता है इसके ऊपर एसडीएम, अनुविभाग, ठीक है। इसका जो होता है इसको बोलते हैं सब डिवीजन, अनुविभाग, ठीक है। और इसके ऊपर होता है आपका कलेक्टर। तो अब देखिए कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, ठीक है। इस पूरे सिस्टम पे आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि पटवारी कम जनसंख्या को मैनेज कर रहा है, पॉपुलेशन कम वाले पॉपुलेशन को, उससे बड़ा पॉपुलेशन आरआई कर रहा है, आरआई के ऊपर जो पॉपुलेशन होगा, तहसील का पूरा पॉपुलेशन होगा, तहसीलदार कर रहा है मैनेज, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक पटवारी जितने बड़े एरिया के राजस्व का नियंत्रण कर रहा है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा एरिया को नियंत्रित कर रहा है कौन, आरआई, रिवेन्यू इंस्पेक्टर। और उससे बड़ा एरिया जो है कवर कर रहा है कौन, तहसीलदार। तहसीलदार के बाद जो है एक जो एसडीएम होता है, इसके अंतर्गत 2 या 3 तहसीलदार आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जितने अनुविभाग के अंतर्गत 2 या 3 तहसील आते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आता है कलेक्टर, जो पूरा जो अनुविभाग होगा, जैसे एक जिला जो है ना 2 अनुभाग में बटा हुआ होता है, तो 2 एसडीएम या 3 एसडीएम एक जिला के अंदर आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो वो कलेक्टर जो है पूरा का पूरा राजस्व मेंटेन कर रहा है। तो इस पूरी प्रणाली को हम राजस्व जिला कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किसी जिले का नियंत्रण होता है, गठन होता है, ठीक है, वो स्टेबल किया जाता है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से एक फॉर्मेशन होता है राजस्व जिला का। और ये आपका राजस्व जिला बेमेतरा बना, वो कैसे बना, 1 जनवरी 2012 को इसको राजस्व जिला घोषित किया गया है। तो इसका मतलब समझिएगा कि केवल जिला घोषित करना वैल्यू नहीं करता, आपको बोलना पड़ेगा राजस्व जिला का गठन किया गया है, ठीक है। मतलब अपने आप में संपूर्ण जिला क्या कहलाता है, राजस्व जिला कहलाता है। तो ये था आपका बेमेतरा के बारे में। अब देखिए बेमेतरा में हम क्या क्या वापस पढ़ने वाले हैं, तो समझिएगा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हम देखेंगे, इसका नामकरण कैसे हुआ है, क्या जनश्रुति है इसके बारे में, इसका प्रशासन, इसका भौगोलिक विवरण, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है इसका, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, यहां पर सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ठीक है। और अंत में हम बात करेंगे थोड़ा सा पर्यटन के बारे में, ठीक है। तो सामान्य तौर पर इसका पर्यटन हम देखेंगे। जैसे कि आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने पूछा आपसे कि बेमेतरा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो याद रखिएगा राज्य का पहला पक्षी विहार बेमेतरा में है, ठीक है, राज्य का पहला पक्षी विहार, ठीक है। तो पक्षी विहार जो हमारे बर्ड सेंचुरी है उसमें आपको दिखेगा गिधवा पक्षी विहार, ठीक है।
हाँ, नाम मत भूलिएगा, गिधवा पश्चिम बिहार बेमेतरा में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कुछ भी जिले के बारे में इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो किसी ना किसी जिले का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एक जिला उठा लीजिए, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पर्यटन में ही इंपॉर्टेंट हो सकता है खनिज में इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब जैसे कोरबा खनिज में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर उसको खनिज में इंपॉर्टेंट रखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है हर एक जिला जो है अपने आप में किसी ना किसी क्षेत्र में वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्य का पहला पक्षी विहार कहां है? बेमेतरा में। चलिए देखिएगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बेमेतरा के बारे में दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसके टाइम जोन को देखें तो बेमेतरा जो है ना, इसके बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन ये जो है ना काफी पुराना जिला है, काफी पुराना स्थान है या क्षेत्र है। इसे कहा जाता है कि एक समय में, जब आप दुर्ग गजेटियर पढ़ेंगे ना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये कहां लिखा गया है? दुर्ग गजेटियर के अनुसार। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अंग्रेजों के समय में जो है ना गजेटियर जैसे न्यूज़पेपर चलते थे। ठीक है, और ये गवर्नमेंट न्यूज़पेपर कहलाते हैं, जैसे बिलासपुर गजेटियर, रायपुर गजेटियर, दुर्ग गजेटियर। तो दुर्ग गजेटियर में जो है, जब बेमेतरा को तहसील के रूप में शामिल किया गया, ठीक है, दुर्ग को जो है, दुर्ग के अंतर्गत वो क्षेत्र पूरा आता था, याद रखिएगा। जब तक वो रायपुर के अंदर शामिल था, तो बेमेतरा जो क्षेत्र था उसमें बताया गया है कि बेमेतरा जो क्षेत्र था ये प्राचीन काल में अशोक के अधीन हुआ करता था, या अशोक के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी प्राचीन काल में अशोक का क्षेत्र यानी दुर्ग और बेमेतरा जो है वो किसके हिस्सा माने जाते थे? अशोक के अंतर्गत मौर्यकालीन हिस्से माने जाते थे, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत से अगर हम इसकी जानकारी लेते हैं बेमेतरा के बारे में, तो ये कहा जाता है कि दुर्ग गजेटियर में लिखा गया है कि प्राचीन काल में, एंशियंट हिस्ट्री में हमारे पास ये जानकारी मिलती है कि बेमेतरा और दुर्ग जो है पहले अशोक के साम्राज्य में, अशोक के डायनेस्टी में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो अशोक डायनेस्टी में आपका बेमेतरा आता था। अब देखिए, इसके नामकरण की जब बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में यहां पर एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था व्योमतारा। ठीक है, एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? व्योमतारा। और ये जो व्योमतारा रानी है, इन्होंने इस साम्राज्य को बनाया था, मतलब व्योमतारा साम्राज्य को बनाया था, और इस साम्राज्य के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? बेमेतरा। तो याद रखिएगा, इसका नामकरण व्योमतारा रानी के नाम पर बेमेतरा पड़ा है। ठीक है, अब आगे की तरफ जब जैसे ही पहुंचेंगे आप, तो पहुंचेंगे 1742 में। यह है आपका मिडिवल हिस्ट्री का समय। ठीक है, तो 1742 से लेकर 1854 तक मध्यकाल के समय बेमेतरा का जो समय था, या बेमेतरा जो 1742 से लेकर 1854 तक की बात की जाती है, तो याद रखिएगा इस समय में, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा और एक बात ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में थोड़ा सा और आगे मैं आपको बता दूं कि बेमेतरा क्षेत्र जो हुआ करता था, मध्यकाल में, ठीक है, कलचुरी शासन का जब समय था, ठीक है, 1742 से पहले की बात हो रही है, और ये समय है, याद रखिएगा, कल्याण साय के समय में। ठीक है, तो कल्याण साय जो कि 16वीं शताब्दी का शासक है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्यकाल में 16वीं शताब्दी का शासक है कल्याण साय। ये कलचुरी शासक था, बहारेंद्र साय का पुत्र है ये। ठीक है, बहारेंद्र साय 15वीं शताब्दी का है, और ये 16वीं शताब्दी के शुरुआत के समय की बात की जा रही है। ठीक है, 16 AD की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, कल्याण साय जो है ये कलचुरी शासक था, और इसने बेमेतरा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। याद रखिएगा, कलचुरियों के समय जो है बेमेतरा एक तरीके से राजस्व क्षेत्र हुआ करता था, राजस्व गढ़ हुआ करता था। ठीक है, कलचुरी समय में। तो उसने जब कल्याण साय जब शासक बनता है, याद रखिएगा, तो बेमेतरा में 4 गढ़ बनाते हैं ये। ठीक है, बेमेतरा में 4 गढ़। कौन कौन से 4 गढ़ थे? मारो, दूसरा नवागढ़। ये 2 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर की तरफ, याद रखिएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी के उत्तर की तरफ, और उसके बाद तारधा और सिरसा, ये शिवनाथ नदी के दक्षिण की ओर जो है 2 गढ़ बनाए गए थे। ठीक है, तो कल्याण साय ने बेमेतरा के क्षेत्र में, ठीक है, टोटल
4 गढ़ बनाए थे, याद रखिएगा, जिसमें 2 गढ़ उत्तर की तरफ और 2 गढ़ दक्षिण की तरफ बनाए थे। ठीक है, तो गढ़ों का नाम याद रखिएगा, मारो नवागढ़ उत्तर की तरफ, सारथा और सिरसा दक्षिण की तरफ शिवनाथ नदी की तरफ आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कलचुरी शासन काल में जो है यह एक टैक्स वसूलने का क्षेत्र बना था। याद रखिएगा, बेमेतरा जो क्षेत्र है, देखिए बेमेतरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना नवागढ़ था, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बेमेतरा का नाम जितना नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा क्या नाम मिलता है, नवागढ़ का नाम। और नवागढ़ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह था, परंतु छोटे क्षेत्र होने के तौर पर जो है, और इतिहास में साम्राज्य का विस्तार बेमेतरा के नाम पे होने के कारण इस क्षेत्र को पूरी तरीके से क्या कहा गया है, बेमेतरा कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 1742 से लेकर 1854 तक ये मराठाओं के अधीन था। ठीक है, और ये भी क्या होता था, राजस्व केंद्र कहलाता था, यानी रेवेन्यू सेंटर कहलाता था आपका बेमेतरा क्षेत्र, याद रखिएगा, नवागढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कब से कब तक, 1742 से 1854 तक। ठीक है, 1854 के बाद याद रखिएगा, जैसे ही रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, देन यह क्षेत्र किसके पास चला जाता है, अंग्रेजों के पास। यानी 1854 के बाद से जो है ये अंग्रेजी शासन, ठीक है, यानी अंग्रेजों के प्रांतों के आधार पर से शामिल कर दिया गया, याद रखिएगा, अंग्रेजों के पास चला गया। तो बेमेतरा क्षेत्र जो है 1854 से जो है आपका अंग्रेजों के पास पहुंच गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के पास जो है इसका शासन प्रणाली आया, और जब शासन प्रणाली आया उसके बाद याद रखिएगा इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले 1854 के बाद जो है अंग्रेजी प्रशासन में से शामिल किया गया, जो कि पार्ट था किसका, तो याद रखिएगा 1854 के बाद जो है ये रायपुर के अंतर्गत, ठीक है, रायपुर के अंतर्गत शामिल किया गया इसको, याद रखिएगा। ठीक है, रायपुर के अंतर्गत। और उसके बाद याद रखिएगा 1861 में, ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं आपको मैं कि बिलासपुर का जो क्षेत्र था, बिलासपुर का रेवेन्यू जो है ना, बिलासपुर का जो रेवेन्यू है वो वसूला जाता था नावागढ़ के क्षेत्र से। ठीक है, यानी मुंगेली के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो नावागढ़ से चलता था, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मुंगेली तहसील या मुंगेली जब उस समय था, जब बिलासपुर बना था, ठीक है, तो बिलासपुर बनने के साथ जो है जब उसके पूरे इतिहास की जानकारी मिलती है तो मुंगेली का जो पूरा कर वसूलता था वो नावागढ़ वसूलता था। ठीक है, तो समझिए कि नवागढ़ जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए टैक्स सेंटर कहते थे उसको, या रेवेन्यू सेंटर कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1861 में जो है आपके जिले बने रायपुर, और इसी के साथ शामिल हो गया, याद रखिएगा, आपका बेमेतरा। ठीक है, इसके बाद 1906 में रायपुर से अलग करके दुर्ग बना, और ये दुर्ग के साथ चला गया बेमेतरा। ठीक है, और फाइनली जो है याद रखिएगा 1906 के बाद, ठीक है, सन 2012 में, ठीक है, दुर्ग से अलग होकर आपका बेमेतरा एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बना, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि नवागढ़ तहसील के अंतिम जमींदार कौन थे। ठीक है, यहां पर हमने डिस्कस नहीं किया है, बस एक लाइन में याद रखिएगा, जरब सिंह। ठीक है, जरब सिंह जो है नवागढ़ तहसील या बेमेतरा के तहसील के अंतर्गत, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बेमेतरा जमींदारी के अंतर्गत। देखिए यहां पर जब आप आएंगे ना तो कलचुरी शासन में जब गढ़ बना, ठीक है, तो गढ़ बनने के बाद मराठा आए, तो मराठाओं ने क्या किया था, इसको जमींदारी प्रथा बना दी, सूबेदार के बाद, है ना, तो जमींदार आ गए, पहले सूबेदारी आई, फिर उसके बाद जमींदार आए। तो जमींदार जब आए थे, याद रखिएगा, अंग्रेजों के समय से, तो इस समय जमींदार के नाम पर जो है कौन था जमींदार, अंतिम जमींदार का नाम याद रखिएगा, जरब सिंह। ठीक है, और ये जरब सिंह का नाम कहां से मिला हुआ है, तो दुर्ग गजेटियर से आया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी जितनी भी मिलती है वो सब दुर्ग गजेटियर से मिलता है। ठीक है, तो अंतिम जमींदार का नाम, जो कि बेमेतरा के क्षेत्र में अंतिम जमींदार कहलाते हैं, जरब सिंह का नाम आता है इसमें। ठीक है, बाकी वेमतारा का नाम आपको याद रखना है, एक बेसिक बात है, जनरली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा। तो बेमेतरा के बारे में उसका इतिहास इतना याद रखिएगा कि बेमेतरा का इतिहास क्या है। ठीक है, क्लियर यहां तक।
अब चलिए देखिएगा उसका प्रशासन स्थिति क्या है। ठीक है, प्रशासन क्षेत्र, तो देखिएगा प्रशासन के अंतर्गत उसकी डेमोग्राफी जो है उसमें आपको पॉपुलेशन मिलेगा लगभग 7 से 9 लाख के आसपास। ठीक है, मतलब अगर आप ये कहना चाहें कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता है, या क्षेत्र जो है ये अपने आप में बहुत डेवलप नहीं मिलता है, तो इसका कारण यह भी है कि इसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, यहाँ के क्षेत्र में पॉपुलेशन आपको कम मिलेगा, बेमेतरा के क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है। ठीक है, दूसरा पॉपुलेशन के आधार पर देखेंगे आप तो यहाँ की जो अभी बढ़ोतरी हुई है, तहसीलों की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, तहसील 9 कर दिए गए हैं। ठीक है, कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों को तहसील बनाया गया ताकि लोगों को अच्छा प्रशासन मिल पाए। ठीक है, देखिए तहसील को बनाने का मतलब ये होता है, देखिए आप ऐसा समझिएगा, जब टैक्स कलेक्शन होता है ना, तहसील का काम है टैक्स कलेक्शन करना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी आपका जो पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है 1 लाख पॉपुलेशन है और 2 तहसीलें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, तो 2 तहसीलें हैं, तो मान लेते हैं कि तहसील 1 और तहसील 2 है। अब ये मान लीजिए कि 50,000 का टैक्स कलेक्शन करता होगा और ये 50,000 करता होगा। ठीक है, तो 50,000 लोग जब टैक्स देते होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा टैक्स छूट जाता होगा। ठीक है, ये टैक्स छूट जाता है। अब जब टैक्स छूट जाएगा, याद रखिएगा, तो उस स्थिति में आपको कम से कम नहीं तो 5 ऐसे जगह बना देने हैं, तो देखिए टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा। तो इसी कारण से तहसील बढ़ाया जा रहा है, तो सुविधा भी बढ़ रही है। ठीक है, तहसीलों के कारण सुविधाएं बढ़ रही है, क्योंकि आप लाइन पर जब लग रहे थे या टैक्स जो वसूली हो रही थी उसमें आपको भीड़ में शामिल नहीं होना पड़ता। ठीक है, पहले एक समय था टैक्स देने के लिए आपको सुबह से रात दूसरा दिन आपका जैसे टैक्स देना होता था ना, पहले टैक्स कैसे दिया जाता था, धान जैसे, मतलब मान लीजिए चावल, सबसे शुरू में तो चावल मिलता था। ठीक है, यानी अनाज जो है टैक्स में दिया जाता था कि जितना आप कमा रहे हैं उसके आधार पर उसका जो 25% है वो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सरकार के पास ये टैक्स जारी है। अब आपका नंबर जब तक आएगा तब तक 3 दिन भी हो सकता है, आपकी बैल गाड़ी और आपका जो पूरा का पूरा धान वान है, जो भी संपदा है आपके पास, वो रखा रहेगा और 3 दिन खा सकते आपके पास पहुंचेगा। ये टैक्स वसूली का टाइम हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप किया गया कि गांव गांव से टैक्स वसूल करके उठा करके ले जाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए समझिएगा कि जो तहसील था उसकी बढ़ोतरी जितना ज्यादा होगी उसमें प्रशासन को उतना ज्यादा कुशलता मिलेगा, उसकी कार्यप्रणाली उतना ज्यादा विकसित हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तहसीलों की संख्या आप देखेंगे तो अभी कितनी हो गई है टोटल, 251। ठीक है, तो पूरे राज्य में जो तहसील है वो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तहसीलों के आधार पर, और तहसील के आधार पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका सीधा संबंध होता है आपके कार्य कुशलता पर। ठीक है, टैक्स पर। चलिए तो देखिएगा जनसंख्या के आधार पर याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा यहां का लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो जो है यहां का 1001 है, याद रखिएगा। ठीक है, 1001। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा यहां का जो शहरीकरण है, ठीक है, अर्बन एरिया डेवलप हुआ है, यहां पर शहरीकरण वो आपका 9 से 10% के आसपास है। ठीक है, मतलब शहरीकरण कम है, बहुत ज्यादा शहरीकरण नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, और उसी प्रकार देखिएगा साक्षरता प्रतिशत, लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता 65% के आसपास यहां की साक्षरता है। यहां का जिला कोड जो है वो है CG25, CG25 है। ठीक है, और वही देखिएगा यहां राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा NH30, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, NH30 636 किलोमीटर इसका लेंथ है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। ठीक है, 636 किलोमीटर, कहां से कहां तक है, चिल्पी घाटी से लेकर कोंटा तक है। ठीक है, जिला मुख्यालय बेमेतरा है। मात्र जिला क्या है इसका, तो दुर्ग इसका मात्र जिला है। मदर डिस्ट्रिक्ट दुर्ग है, दुर्ग से बना है ये। ठीक है, तो दुर्ग से बना हुआ जिला है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा इसके सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी है, सीमावर्ती जिले
तो याद रखिएगा सीमावर्ती जिले जो हैं इसके साथ बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा 6 ऐसे जिले हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसका मैप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से इसका मैप नजर आएगा आपको। तो देखिएगा बेमेतरा की तरफ अगर आप देखेंगे, बेमेतरा का जो रेंज है पूरा, ठीक है, तो उसमें एक तरफ देखिएगा तो एक है आपका कवर्धा क्षेत्र, ये वाला हिस्सा कवर्धा है कबीरधाम का, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो खैरागढ़ का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो दुर्ग आ जाएगा। इस तरफ है आपका, आप रायपुर से बेमेतरा जा सकते हैं बिल्कुल, याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो हिस्सा है बलौदा बाजार का है, ठीक है। तो इसके बाद याद रखिएगा ये जो हिस्सा है बेमेतरा जाने के लिए आपका बिलासपुर का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है याद रखिएगा 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आप यहां पर जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा 6 जिले, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिलों के आधार पर अगर इसे सुमेलित किया जाए तो सुमेलित करने के आधार पर जिला का जो सीक्वेंस है वो ध्यान रखिएगा। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जो आपका आबकारी हुआ था उसमें पूछा गया था कि जिलों के मुख्यालय के आधार पर जो है उत्तर से दक्षिण में जमाइए, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण जमाने का आधार है कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कौन से जिले कहां कहां पर है, ठीक है। तो आप आंसर आराम से कर पाएंगे इस पे। चलिए इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि बिलासपुर का जो क्षेत्र है ये कवर हो चुका है मुंगेली के द्वारा, ठीक है। ये मुंगेली आ चुका है अभी यहां पर, ये मुंगेली का क्षेत्र है। 2012 में मुंगेली बना और आपका बेमेतरा बना है 2012 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंगेली, ठीक है, तो मुंगेली अभी इस तरफ जाएंगे तो ये आपका बिलासपुर होता है, ठीक है। और यहां से बलौदा बाजार टच कर जाता है, यहां से ये बलौदा बाजार का क्षेत्र है, ये रायपुर का क्षेत्र है, ये दुर्ग का क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका खैरागढ़ वाला हिस्सा और ये हिस्सा आपका कवर्धा का हिस्सा है, ठीक है, मुंगेली का हिस्सा याद रखिएगा। तो 6 जिले हैं आपके पास, जो कि बिलासपुर पहले टच कर रहा था, अभी क्या करता है उसको मुंगेली टच करता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, तो तहसील है 9, ठीक है, 9 तहसील। तहसीलों की संख्या 9 है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ याद रखिएगा इसके विकासखंड की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, तो देखिए विकासखंड जो है ना ज्यादा बदलाव नहीं आता विकासखंड में, तो इसके अंतर्गत विकासखंड है वो 4 ही है, ठीक है। बिलासपुर में भी 4 विकासखंड और यहां भी 4 विकासखंड है, याद रखिएगा। यानी बिलासपुर एक बड़ा क्षेत्र फिर भी 4 विकासखंड है और यहां एक छोटा क्षेत्र है फिर भी ये विकासखंड 4 है। तो इसका कारण है कि विकासखंड का जो क्षेत्र है उस पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का, जिसके कारण उसमें बदलाव नहीं जल्दी किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नगर पालिका परिषद है क्या इसमें, नगर पालिका परिषद, तो याद रखिएगा अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपका बेमेतरा जो है आपका नगर पालिका परिषद है। और ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल में जो है हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है कुरुद को नगर पालिका परिषद घोषित कर दिया है, ठीक है। धमतरी का कुरुद अभी नया है, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अभी सबसे नया नगर पालिका परिषद कौन सा बना है, तो कुरुद बना है, धमतरी का। इसी प्रकार देखिएगा विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र में आपका 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बेमेतरा आता है, बेरला आता है, ठीक है, और नवागढ़ का क्षेत्र आता है, ठीक है। याद रखिएगा बेमेतरा, बेरला और नवागढ़, ठीक है, तो ये आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। बेमेतरा, बेरला और नवागढ़, ध्यान रखिएगा। और बेरला जब भी आएगा ना तो साजा के साथ आता है, याद रखिएगा, साजा बेरला बोलते हैं, ठीक है। साजा अलग क्षेत्र है, बेरला अलग क्षेत्र है, बट विधानसभा में क्या करते हैं उसको एक साथ पढ़ते हैं, साजा बेरला एक साथ आता है वो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा हम भौगोलिक विवरण पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा बेमेतरा जो है आपका जो जिला है, बेमेतरा का क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो जिला है उसके अंतर्गत
कुछ इस प्रकार की आकृति नजर आती है बेमेतरा के लिए, ठीक है। और इसका मुख्यालय क्या है आपका? बेमेतरा, इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके आसपास अगर आप जिले देखेंगे तो मैंने बताया आपको, इस तरफ है आपका कबीरधाम, ठीक है। इस तरफ है आपका खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है, गंडई छुई खदान। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो ये है आपका दुर्ग, ठीक है, ये वाला हिस्सा है आपका रायपुर, ये है आपका बलौदा बाजार, और ये है आपका मुंगेली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके अंदर देखिएगा, पहले तो रूट याद रख लीजिए कि कौन सा रूट यहां से गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा NH30 गुजरता है, ठीक है। और मैंने बताया कि अगर आपको याद रखना है कुछ बेसिक बातों को, तो याद रखिएगा बेसिक बातों में यहां पर NH30 बहुत इंपॉर्टेंट रूट है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कवर्धा के चिल्फी घाटी से आता है, ये कवर्धा का चिल्फी घाटी क्षेत्र, ठीक है, पंडरिया से होते हुए, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है आपका कहां चला जाता है? बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार का सिमगा मैंने बताया था आपको, याद होगा, ठीक है। तो बलौदा बाजार के सिमगा से होते हुए ये जाता है रायपुर, और रायपुर से धमतरी, धमतरी से कोंडागांव कांकेर होते हुए जो है आपके सुकमा कोंटा को टच करता है, याद रखिएगा। तो राज्य का सबसे बड़ा रूट है, नेशनल हाईवे है आपका NH30, याद रखिएगा, ठीक है। तो रूट याद रख लीजिएगा, इसका बेमेतरा से होकर जाता है। और आपको बता दूं कि यहां से एक रूट आता है आपका मुंगेली की तरफ से, जो है ना, ऐसा एक रूट टच होता हुआ आता है, और ये है आपका NH130, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा NH130 सरगुजा से आता है, और सिमगा में ये आपका सिमगा क्षेत्र है, यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रायपुर का जो रोड आप जाते हैं, या रायपुर का जो रोड है, वो एक्चुअल में NH30 का रूट है, ठीक है। यहां पर वो खत्म होता है, कौन सा? NH130। तो सरगुजा अंबिकापुर से सिमगा तक का रूट है आपका NH130 का, और उसी प्रकार आपका चिल्फी घाटी से लेकर जो है कोंटा का रूट है आपका NH30 का। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिएगा, इसमें कुछ एसएच का रूट भी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जगह का नाम याद करिएगा, कौन कौन सी जगह यहां पर है, ठीक है। तो यहां से इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये है आपका थान खमरिया, थान खमरिया, ठीक है। अब इसके 9 जो आपके तहसील हैं उनका नाम याद रख लीजिए, कौन कौन से तहसील हैं। देखिए, नए तहसीलों का नाम आपको सुनने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेमेतरा, थान खमरिया, साजा, बेरला, नवागढ़, साजा, बेरला, नवागढ़, ठीक है। भिंभौरी, नानघाट, दाढ़ी, दाढ़ी, ठीक है। और उसी प्रकार जो है आपका देवकर, देवकर, ठीक है। तो भिंभौरी, दाढ़ी, देवकर, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि विकास खंड कौन कौन से इसमें, ये 4 विकास खंड का नाम याद रखिएगा इसमें। तो याद रखिएगा, विकास खंडों में आपका जो 4 विकास खंड है वो है आपका बेमेतरा विकास खंड है, ठीक है, साजा विकास खंड है, बेरला, ठीक है, बेरला लिखा है ना, बरेला मत लिखिएगा, बेरला विकास खंड है, और उसके बाद नवागढ़ विकास खंड है। ये 4 विकास खंड है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 विकास खंड और 9 तहसील है, ठीक है। अब देखिएगा, थान खमरिया से आगे जाएंगे आप तो आपका रूट जो बनता है नवागढ़ क्षेत्र का, ये है आपका नवागढ़ क्षेत्र, ठीक है। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये हिस्सा है आपका साजा, और ये हिस्सा है आपका बिरला, ठीक है। तो मेनली ये 4 हिस्से सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 4 से 5 हिस्से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तहसीलें जो है ना, जैसे नानघाट की बात करते हैं, तो देखिए कवर्धा का जो क्षेत्र है, जो माफ कीजिएगा, जो कवर्धा है और साथ ही साथ आपका ये जो क्षेत्र है,
यहाँ की तो मुख्य नदियां हैं, ठीक है। और उसके लिए भौगोलिक क्षेत्रफल को अगर आप देखेंगे तो उसके बेसिक मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है या भौगोलिक स्थिति है, तो ये जो है याद रखिएगा फिजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो भौतिक संरचना है इसकी, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है किसका पार्ट है, ये महानदी बेसिन का पार्ट है, याद रखिएगा, उसके अंतर्गत ये पार्ट बनता है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है जो चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स जो पाया जाता है, वो मुख्य तौर पर कडप्पा पाया जाता है। मिनरल्स पाया जाएगा इसके अंतर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है। इसी के साथ यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है, याद रखिएगा सॉइल, लाल पीली मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है यहां पर, ठीक है। यहां पर फसल क्या होता है बताइए, धान का फसल होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा धान का फसल होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बेमेतरा एक ऐसा जिला बन चुका है जो 2 फसली क्षेत्र में सबसे आगे है अब, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में 2 फसली क्षेत्र में, ठीक है, तो ये 2 फसली क्षेत्र क्या होता है इसको याद रखिएगा। तो देखिए हमारे यहाँ सामान्य तौर पर ना, हम जो कृषक हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर या फार्मर जो काम करते हैं इसमें, वो एक ही मौसम में कृषि कर पाते हैं। जब बारिश होती है तो कृषि कर पाते हैं पानी की आवश्यकता के साथ। लेकिन बेमेतरा एक ऐसा जिला बन चुका है जो अब बारिश के समय भी और ठंडी के समय भी, ठीक है, यानी दोनों सीजन में जो है आपका कृषि कर पाता है। तो याद रखिएगा इसके कारण जो है ये सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने वाला जिला बन चुका है, ठीक है। धान का फसल सबसे ज्यादा कहां होता है, बेमेतरा में, याद रखिएगा उत्पादन ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेमेतरा का नाम मत भूलिएगा। फसल में दुफसली उत्पादन धान का, ठीक है। बेमेतरा में चना का फसल भी होता है, याद रखिएगा, चना, ठीक है, हाँ, यहाँ चना का भी फसल होता है और चना भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ मुख्य नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 नदियां बहती हैं, एक शिवनाथ और दूसरा हाफ नदी, ठीक है। शिवनाथ और हाफ नदियां यहां पर बहती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है तो याद रखिएगा शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है, याद रखिएगा नानघाट। जो नानघाट आप सुनते हैं वो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि नानघाट जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नानघाट का नाम मत भूलिएगा, ठीक है, वरना लोग राजनांदगांव को याद कर लेते हैं इसी चक्कर में, ठीक है। तो नानघाट जो है आपका ये क्षेत्र आता है, नानघाट क्षेत्र, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा इस क्षेत्र में, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा बेमेतरा क्षेत्र वापस आते हैं, देखिएगा तो अब इसमें पर्यटन के रूप में इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले नदी देखिएगा कौन कौन सी नदी है, देखिएगा तो जो बेमेतरा के क्षेत्र में नदी बहती है, ये रायपुर है आपका, ये दुर्ग है, ठीक है। तो दुर्ग से जो है आपकी नदी प्रवेश करती है और इस तरीके से बहते हुए मुंगेली से बॉर्डर करते हुए बलौदा बाजार से आगे चली जाती है, ठीक है। ये है आपकी शिवनाथ नदी, ठीक है। कवर्धा की तरफ से एक नदी आती है, याद रखिएगा, और ये नदी इस तरीके से मिलती है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इसे कहते हैं नानघाट क्षेत्र, ठीक है। तो नानघाट क्षेत्र जो है शिवनाथ नदी के तट पर है, और याद रखिएगा इससे 2 किलोमीटर पीछे जो है ना, यहीं पर है आपका गिधवा पक्षी विहार, ठीक है। मतलब नानघाट के ही तट के क्षेत्र पर यहां बनाया गया है आपका गिधवा पक्षी विहार, भूलिएगा मत, ठीक है। गिधवा पक्षी विहार, ठीक है, बर्ड सेंचुरी के तरीके से इसको डेवलप किया गया है। एक्चुअल में गिधवा पक्षी विहार, गिद्ध सभी जानते हैं वल्चर है ना, तो वल्चरों का स्थिति जो है ना हमारे यहाँ देखा जाए तो इवन पूरे वर्ल्ड में, मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय था जब आसमान में ना केवल वल्चर नजर आते थे, एक गिद्ध नजर आते थे, ठीक है। लेकिन एक समय आ चुका है अभी कि वो गिद्ध अब नजर ही नहीं आते। तो इसका कारण है कि लगातार उनकी आबादी घटती जा रही है और एक नुकसान इसका भुगतना पड़ेगा मनुष्यों को, ठीक है। इसका नुकसान ये है, आप समझिए कि हमारा जो पूरा का पूरा हिराकी है ना, हम पूरा जो सिस्टम पे चलते हैं, यानी आपने सुना होगा उपभोक्ता जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्टर होते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद जो है मनुष्य खाते हैं, ठीक है। तो लगातार जो एक पिरामिड है हमारा,
इस पिरामिड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हमारा लाइफ सर्कल जो है इसी प्रकार चलता है। ठीक है, यहाँ पर प्लांट होता है, उसके बाद उसको खाने वाले होते हैं, फिर उसके बाद उसको खाने वाले होते हैं, और फिर उसके मरने के बाद उसको खाने वाला कोई नहीं होता है ना। जैसे शेर मर गया तो कौन खाएगा उसको, ठीक है, तो सांप मर गया तो कौन खाएगा उसको, चील मर गया तो कौन खाएगा उसको। तो ये क्या है, थर्ड पेरेंटियल लोग हैं, यानी थर्ड नंबर पर आते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसको खाने वाले बचते हैं कौन, वल्चर। ठीक है, मतलब आप जितने भी बैक्टीरिया देखते हैं, ठीक है, ये उसी लिस्ट में आते हैं। तो अगर वल्चर कम हो जाएंगे तो ऐसे में हमें हमारे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा उसका नुकसान बहुत भारी होगा। ठीक है, और ये सिस्टम ऐसा है, याद रखिएगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो शेर होते हैं ना, उनके बच्चे ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाते हैं, और 6 बच्चे होंगे, लास्ट में 2 बच्चे बचेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो और वो एक समय में कम बच्चे भी देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार बच्चे देते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन वही शाकाहारी जो होते हैं, एक बार में 12 बच्चे, 15 बच्चे, हर 6 महीने बच्चे, पूरे आबादी बढ़ती जाएगी। तो प्रकृति ने ऐसे तुलनात्मक रूप से उसको सिस्टमेटिक किया है कि किसी का पेट भरने के लिए उस प्रकार से उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो सिस्टम जंगल का सिस्टम है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वल्चर सबसे सुपरमेसी में आते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और वल्चर की स्थिति कम क्यों हो रही है, इसका कारण है हम मनुष्य। ठीक है, लगातार जो स्थिति है, जैसे कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो खाद है, ठीक है, यूरिया है, केमिकल्स का यूज करना है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें पौधों में जाती है, पौधों से फिर प्राणियों में जाती है, एनिमल्स में जाता है, एनिमल्स को वो खाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके अंडे कमजोर हो जा रहे हैं। ठीक है, अंडे कमजोर होंगे तो वो फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो पैदा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सर्कल है, हमने खराब कर दिया है अपने भोजन को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, हम जो खाद का यूज करते हैं, है ना, तो उस आधार पर समझिएगा कि ये सिस्टम जो है हमने खराब किया हुआ है। इसीलिए जो है गिधवा पक्षी बिहार एक ऐसा बिहार, याद रखिएगा, जो विदेश से जो पक्षियां आती हैं उनके लिए जो है ये बनाया गया है। यानी विदेश से आकर यहाँ पर पक्षियां क्या करते हैं, कुछ समय तक रुकते हैं और यहां से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है यहाँ का कि ठंड के समय जो है ना, आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के पक्षी जो कि विदेश में रहते हैं, ठीक है, यानी विदेशी पक्षी जिनको कहते हैं, वो सब आकर यहाँ पर रुकते हैं। तो इनका नाम दिया गया है गिधवा पक्षी बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके नांदघाट के तट पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, तो इसी कारण से जो है ना, यहाँ पर राज्य का पहला पक्षी बिहार है, याद रखिएगा। तो पक्षी महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गिधवा पक्षी महोत्सव बेमेतरा में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। फेस्टिवल, ठीक है, तो गिधवा पक्षी फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है आपके बेमेतरा में, यह याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, पर्यटन स्थल के रूप पर जो है यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, एक है आपका पर्यटन का नाम आप याद रखेंगे, 2 पर्यटन क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट है। एक है आपका खेड़ापति मंदिर और दूसरा है बूचीपुर। बूचीपुर, ठीक है, ये नवागढ़ के क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। ये है नवागढ़ और यहीं पर है आपका खेड़ापति मंदिर। ठीक है, 2 मंदिरों का नाम याद रखिएगा बेमेतरा में, एक बूचीपुर और दूसरा खेड़ापति। बूचीपुर जो है यहां पर है आपका महामाया मंदिर। ठीक है, तो बूचीपुर के अंतर्गत आपका महामाया मंदिर आता है। ठीक है, तो एक खेड़ापति मंदिर नवागढ़ में और ये आपका बूचीपुर का महामाया मंदिर। ठीक है, साजा के पास जाएंगे, याद रखिएगा, तो यहां पर एक शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर जो है कलचुरी कालीन है, याद रखिएगा, कलचुरी कालीन मंदिर है। ठीक है, आपका यहां पर। इसी के साथ देखिएगा, यहां पर और भी अन्य मंदिर है, अन्य क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसमें से 2 नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, पहला नाम कि अगर आप ध्यान देंगे तो पहला नाम आपको मिलेगा इन क्षेत्र में, एक है झालम, और इसको एमपी कर लीजिएगा झालम क्षेत्र को, ताकि आपको याद रहे कि राज्य का गौ अभयारण्य, गौ सेंचुरी, काउ सेंचुरी जिसे कहेंगे, ठीक है, राज्य का ये झालम है और झालम में है गौ अभयारण्य। ठीक है, गौ अभयारण्य कहां पर है, झालम में, याद रखिएगा। ठीक है, काउ सेंचुरी बनाया गया है बेमेतरा के अंतर्गत झालम क्षेत्र में। उसी प्रकार जो है आपका देवर बीजा, ठीक है, ये जगह है आपका देवर बीजा का।
ठीक है। देवर बीजा में है, याद रखिएगा, मंदिर। ठीक है, देवर बीजा क्षेत्र में याद रखिएगा सीता देवी मंदिर है। ठीक है, यहीं पर है आपका सीता देवी मंदिर और सीता स्तंभ। ठीक है, सीता देवी मंदिर और सीता स्तंभ जो है यहां पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा देवर बीजा का जो बेमेतरा का है सती स्तंभ जिसे कहते हैं, या सीता माफ कीजिएगा, सीता स्तंभ लिखा गया है, आप इसको सती स्तंभ लिखिएगा। सती स्तंभ। ठीक है, सती स्तंभ। और इन दोनों को याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये केंद्रीय स्मारक में शामिल है, याद रखिएगा कौन कौन से, सीता देवी मंदिर और सती स्तंभ। ठीक है, केंद्रीय स्मारक संरक्षण इसे कहा जाता है, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉन्यूमेंट्स में जो है इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सीता देवी मंदिर और सती स्तंभ को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी के पास जो है ना, बेमेतरा के पास एक जगह है जिसको कहते हैं चंदनू। चंदनू, ठीक है, नाम मत भूलिएगा, क्योंकि राज्य का 5वां शक्कर कारखाना यहां पर प्रस्तावित है, कार्य चल रहा है। ठीक है, चंदनू राज्य का शुगर फैक्ट्री 5th फैक्ट्री। ठीक है, कहां पर है, चंदनू में, याद रखिएगा बेमेतरा क्षेत्र में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इस संबंध में, बेमेतरा के संबंध में। ठीक है, अब देखिए बेमेतरा के क्षेत्र में जाएंगे आप, तो बेमेतरा क्षेत्र में जो है ना, आपको वही असर मिलेगा जो दुर्ग के क्षेत्र का मिलता है, यानी उसके पार्ट से बना हुआ है, ये दुर्ग से बना हुआ है। तो दुर्ग का जो स्थिति है, ठीक है, दुर्ग को हम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न मानते हैं, किसके बजाय, आपके बेमेतरा के बजाय। ठीक है, तो कंपेयर करिएगा, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो है, बेमेतरा क्षेत्र में सामाजिक रूप से आपको 2 जनजाति यहां पर निवास मिलेगी, एक भैना जनजाति का, ठीक है, और एक जनजाति है जो है, याद रखिएगा इस क्षेत्र में, क्योंकि देखिए आपको यहां से देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको कुछ मिलेगा नहीं, दुर्ग वाले क्षेत्र में जनजाति की कमी होती है, नहीं रहते यहां पर। ठीक है, तो यहां पर भैना जनजाति और साथ ही साथ जो है आपका आपके बैगा जनजाति जो है उसका असर यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि कवर्धा के क्षेत्र में ये शामिल होता है। ठीक है, तो भैना और बैगा जनजाति जो है मुख्य रूप से यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से की बात करें यहाँ रखिएगा, तो आर्थिक रूप से जो है ना, यहाँ पर आपका खनिज और धान, यही 2 चीजें आर्थिक रूप से इसकी संपन्नता को दर्शाता है। ठीक है, एक है आपका खनिज में, याद रखिएगा चूना पत्थर आपने याद किया हुआ है, यहाँ चूना पत्थर प्राप्त होता है, डोलोमाइट मिलता है, साथ ही साथ याद रखिए क्वार्टजाइट मिलता है, क्वार्टजाइट। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट मिलता है। और धान के क्षेत्र में यहां 2 फसली क्षेत्र होता है, याद रखिएगा बेमेतरा एक 2 फसली क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी आर्थिक स्थिति है, याद रखिएगा। अभी आपका जब 2019 में सीजीपीएससी सीएमओ हुआ था, याद रखिएगा, तो नांदघाट का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और झालम को मत भूलिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो है झालम में गो अभ्यारण्य किया गया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नेशनल गोकुल मिशन के अंतर्गत गो अभ्यारण्य। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका बेमेतरा के बारे में बेसिक्स। ठीक है, चलिए